स्टार्ट करते हैं। जी सर। ठीक है, जी सर। ओके। तो जेनेटिक्स है क्या? पहले तो बेसिकली ये बात करते हैं, व्हाट इज जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स जी क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, जी क्लियर। अब हेरिडिटी सर। क्या चीज है? हेरिडिटी क्या चीज है ये बताओ पहले तो। कोई जानता है हेरिडिटी क्या होती है? हाँ। बताओ। जो बताइए क्या होता है हेरिडिटी। सर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, इनहेरिट होते हैं। होता है हेरिडिटी का मतलब ये है जो प्रोसेस होती है ना जर्म लाइन ट्रांसफर की। ठीक है, जी सर। जी वन पेरेंट से दूसरे पेरेंट तक। ठीक है, जब कोई भी पर्टिकुलर जीन या जीनोटाइप जो भी है वो एक पेरेंट से जब दूसरे पेरेंट में जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी। ठीक है, क्लियर। उस फिनोमेना को जी क्या सर। बोलते हैं हम? फिनोमेना को, सॉरी प्रोसेस को नहीं, फिनोमेना को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी। ठीक है, हाँ। जी सर। उस फिनोमेना को हम हेरिडिटी बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। हाँ, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस और उस फिनोमेना को बोलते हैं हम क्या? हेरिडिटी। ठीक है, जी सर। जी सर। ठीक। हम्म, क्लियर नाउ। जी सर। फादर ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स जानते हो? इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। क्या? इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस ह्यूमन। by the means of genetics. ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय जी द सर। ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड यूजेनिक्स। क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ, ओके। हाँ, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय मीन्स ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड यूजेनिक्स। अच्छा, फादर कौन है जेनेटिक्स के? हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? मेंडल। मेंडल है। मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स कौन है? विलियम बैटसन। कौन है? विलियम। विलियम बेटसन। 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 अब इनहेरिटेंस, देखो हमने दो बातें की। जेनेटिक्स क्या? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। है, तो वेरिएशंस का कॉज क्या है और हेरिडिटी का कॉज क्या है? हेरिडिटी का कॉज क्या है? जो प्रोसेस है हेरिडिटी की वो क्या है? हमारी इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस क्या होती है? जर्म लाइन ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, क्या? germline transfer of genes from parents is called inheritance. Next आता है father of biochemical genetics. Father of biochemical genetics. Father of biochemical genetics कौन है? आर्चीबेल्ड गेरार्ड। कौन है? आर्चीबेल्ड गेरार्ड। अच्छा, वेरिएशन का कॉज क्या है? दो मेजर कॉज हैं इसमें वेरिएशन के। क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और म्यूटेशन। म्यूटेशन। ठीक है, जी सर। ये जो बेसिक कॉज है। यस सर। क्लियर? यस। हाँ, यस सर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेजर है और म्यूटेशन सेकेंडरी है। यानी प्राइमरी कौन सा कॉज है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेकेंडरी कॉज क्या है? वेरिएशंस का म्यूटेशन। म्यूटेशन। ठीक है, तो ये प्राइमरी है, फर्स्ट या प्राइमरी। ठीक है,
और ये सेकेंडरी है म्यूटेशन। ओके। जी सर। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? फ्रिट्ज मुलर और टीएच मॉर्गन एक साथ, ठीक है, कलेक्टिवली है ये। कलेक्टिव फादर ने किसके? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं। क्लियर? तो पूरी जी सर। के अंदर हम सिर्फ दो ही चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज क्या है? इनहेरिटेंस, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? वेरिएशन। क्या? इनहेरिटेंस और वेरिएशन को ही हम क्या करेंगे? जी सर। स्टडी करेंगे पूरी जेनेटिक्स के अंदर। ठीक। जी। हाँ, तो अब देखते हैं एक एक करके। तो पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस। तो हमने बताया कि क्या है? जर्म लाइन ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है, क्या जी है? सर। जर्म लाइन ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। फ्रॉम पेरेंट्स। फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। जी सर। तो अब इस इनहेरिटेंस के टाइप्स कितने होते हैं? तो बेसिकली जो जीन्स के आधार पर, ठीक है, जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उनके बेसिस पर जो जेनेटिक्स इनहेरिटेंस है, सॉरी, ये दो टाइप की होती है। नंबर वन, बाई पेरेंटल एंड यूनी पेरेंटल। ठीक है, बाई पेरेंटल मतलब इसमें दोनों ही जो मेल और फीमेल पार्टनर हैं वही वो क्या करेंगे? अपने अपने एरीज को कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोजेनी में। क्लियर? जी सर। बाइपेरेंटल जेनेटिक्स में क्या है? इनहेरिटेंस में क्या है? दोनों पार्टनर, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर, ये भी और ये भी, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोजेनी में। क्या देंगे? अपने एलीज देंगे या जीन्स देंगे। क्लियर? जी। हाँ। यूनिपेरेंटल में क्या है? कोई एक पार्टनर ही देगा। क्या? कोई एक पार्टनर ही देगा। ठीक है, वो जो पार्टनर देता है बेसिकली फीमेल पार्टनर होता है रेदर देन मेल। यूनिपेरेंटल में ज्यादातर केस में क्या होता है? फीमेल पार्टनर ही अपने जीन्स ट्रांसफर करता है प्रोजेनी में, मेल पार्टनर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। भैया न्यूक्लियर के जो जीन्स होते हैं, जो बाई पेरेंटल में क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस के थ्रू। और जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में हमारा क्या जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा। क्या जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स होगा सारे के सारे। क्या? जी जी सर। सर। माइटोकॉन्ड्रिया के सारे जीन्स हो गए। यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। क्या है? सेमी सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस। जानते हो? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जी सर। सारे प्रोटीन प्रोडक्ट खुद नहीं बनाता। उसे कुछ प्रोटीन प्रोडक्ट के लिए क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, जी। क्लियर? जी सर। हाँ, यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और आपका क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनॉमस है ना? जी सर। क्लोरोप्लास्ट कैसा है? सेमी जी ऑटोनॉमस सर। है। आपने पढ़ा होगा रूबिस्को जो एंजाइम है, जी। रूबिस्को एंजाइम है ना? जी क्लोरोप्लास्ट सर। में मिलता है या नहीं? जी सर। जी सर। तो रूबिस्को की कितनी प्रोटीन सब यूनिट होती हैं? हाँ, कितनी सर दो सब होता है रूबिस्को? सर 2 सब यूनिट्स होती हैं उसमें। 2 सब यूनिट की होती है बेटा, 2 एक्टिव साइट होती है वो तो। ओ, एक O2 के लिए होती है और एक CO2 के लिए होती है। हाँ। तो सर सब यूनिट पे कितनी होती है उसमें? हाँ, कितनी सब यूनिट का बना होता है? 16 सब यूनिट का बना होता है। कितना? 16 16। सर। ठीक है, द जी। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ है ये रूबिस्को। जी हाँ, सर। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी सर। हाँ। अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। ऑन अर्थ। ठीक है, कौन है? रूबिस्को है। अच्छा, इस रूबिस्को बिस्को। का एक, रूबिस्को को एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उसका नाम है रूबिस्को एक्टिवेज। जी सर। पढ़ा हुआ आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में। जी जी सर। सर। जी सर। ये 14 सब यूनिट का बना होता है। कितना? 14 सब यूनिट का, ये 16 सब यूनिट का।
ठीक है। जी सर। तो अब इनकी 50% जो सब यूनिट होती है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है, और 50% सब यूनिट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया किस पर डिपेंड रहता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है। जी सर। तो यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो क्या है, एंडोसिम्बायोटिक लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं? एंडोसिम्बायोसिस लिए। एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस लिए हुए हैं, इसी वजह से क्या है, ये जो सेल को क्या देते हैं, फूड और एनर्जी देते हैं, उसके बदले में क्या लेते हैं न्यूक्लियस से? प्रोटीन प्रोडक्ट लेते हैं अपना काम चलाने के लिए। ठीक है। ओके। जी सर। हाँ। तो अब यूनिपेरेंटल में अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो जीन्स हुए या हमारे साइटोप्लास्ट के जो क्लोरोप्लास्ट के जो जीन्स हुए वो क्या होते हैं? मैटरनली ट्रांसफर होते हैं। कैसे होते हैं? मैटरनल। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। ठीक है। ये मैटरनली जी सर। मैटरनल, इसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर? नाम है इसके। ठीक है। जी सर। आगे बढ़ते हैं। जी सर। अच्छा, एक तीसरी क्लास भी है इसके अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्यूडो बाई पेरेंटल। ठीक है। क्या है? स्यूडो बाई पेरेंटल। मतलब क्या है, इन्वॉल्वमेंट तो किसी दोनों 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 का है, मेल का भी है और फीमेल का भी है, बट जीन्स किसी एक के ही जा रहे हैं। क्या इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट तो दोनों ही मेल और फीमेल पार्टनर करते हैं, मगर जीन्स किसी एक के ही जाएंगे, और अगर दोनों के जाएंगे तो किसी एक के ही एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। जी सर। हाँ, इसको हमने दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। क्या क्या है? तो है मैटरनल इफेक्ट। क्या है? मैटरनल इफेक्ट। इफेक्ट। क्या होता है? दूसरा है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जीनोमिक ओके। इम्प्रिंटिंग अभी डिस्कस करेंगे इनको आज ही, चिंता मत करो। है? जी सर। हाँ। तो स्यूडो बाई पेरेंटल दो टाइप की होती है, मैटरनल इफेक्ट और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। मैटरनल इफेक्ट को कभी भी मैटरनल इनहेरिटेंस मत समझ लेना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैटरनल इफेक्ट अलग है, मैटरनल इनहेरिटेंस अलग चीज है। क्लियर? जी सर। हाँ। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है कौन सी है? बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस है ना? जी। देखते हैं इसको, बाई पेरेंटल को ही पहले देखते हैं। बाईपेरेंटल इनहेरिटेंस इज गवर्न्ड बाय न्यूक्लियर जीन्स। किसके थ्रू गवर्न होती है ये? न्यूक्लियर जीन्स गवर्न कर रहे हैं इसको। ठीक है। कौन गवर्न कर रहा है? न्यूक्लियर जीन। एंड सिंस द न्यूक्लियर जीन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द पेरेंट्स, पेरेंट P1 एंड P2। ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ बोथ द पेरेंट्स आर फ्यूज्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब दोनों पेरेंट क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या होता है? न्यूक्लियस दोनों के क्या करेंगे? फ्यूज होगा कि क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन। भाई ये ओवम है सपोज करो, और ये कौन आ रहा है? हमारा स्पर्म आ रहा है ना? जब जी सर। फ्यूज करेगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। हाँ, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन को? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सिनगैमी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट में सिनगैमी बोलते हैं ना? हाँ। हाँ। जी सर। सिनगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्लियर? जी सर। इंपॉर्टेंट बात है इसमें, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हमेशा क्या जाएंगे? हैप्लॉइड हैप्लॉइड। हमेशा, या जीनोम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच पेरेंट। मतलब अगर किसी के पास 46 नंबर के क्रोमोसोम है तो एक 23 ही देगा वो। ठीक है। 2n इजिकल टू कितना है? 46। तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा? 23। 23। हाँ।
तो हैप्लॉइड सेट ही जाता है हमेशा गैमीट की फॉर्म में। ठीक। हैप्लॉइड सेट ही जाएगा। नेक्स्ट लाइन है बाइपेरेंटल मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉमन मेथड। क्या है ये? सबसे कॉमन है यार। जो बाइपेरेंटल इनहेरिटेंस है वो क्या है? मोस्ट कॉमन है। सब भाई सभी को मिलती है। और इसे डिस्कवर किसने किया था? मैंडल। क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइपेरेंटल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो बाइपेरेंटल इनहेरिटेंस क्या है? दो टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट मोनोजेनिक। नंबर फर्स्ट क्या है? मोनोजेनिक। और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। अभी बताऊंगा, देखो इसको एक एक करके। दूसरी है पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्या? मोनोजेनिक क्वांटिटी। और क्वालिटेटिव, पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव। इसमें क्या होता है? क्वांटिटेटिव। वन जीन, मोनोजेनिक की बात कर रहे हैं हम, वन जीन गिव्स वन फुल कैरेक्टर या वन एलील गिव्स वन फुल कैरेक्टर। क्लियर? इसमें क्या है? मैनी जीन्स और एलील्स इजिकल टू वन फुल कैरेक्टर। ओके, जी सर। हाँ। अब इसमें जो एलील है, जीन है, उनका टोटल सम होगा। टोटल सम करके, मतलब 10 लोग हैं, तो 10 लोग कितना काम कर रहे हैं, 10 में से एक कितना कर रहा है, दो कितना कर रहा है, सबका टोटल होकर के तब एक करेक्टर आएगा। यस, इतना क्लियर हुआ? हाँ, जी सर। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं? द कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय ओनली वन एलील ऑफ अ सिंगल जीन। मतलब एक जीन है, ये कोई क्रोमोसोम है, तो इसका कोई एक एलील क्या कर रहा है? पूरे कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, क्लियर? विदाउट एनी एडिटिव इफेक्ट ऑफ अदर एलील। अब भले ही यहाँ पर एक और कैपिटल ए है, तब भी वही कैरेक्टर आएगा, सेम। यानी अगर कैपिटल ए कैपिटल है, तब भी वही कैरेक्टर आएगा। सब ऐसे हटाते हैं, रुको जरा, मेंडल का एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेंडल ने क्या किया था? टी और टी लिए थे टॉल, तो क्या आ रहा था? हमारा टॉल प्लांट मिल रहा था ना। टी और टी लेंगे तब भी टॉल ही आ रहा था, है ना। जी हाँ, और स्मॉल टी लेंगे तब क्या आ रहा था? डॉर्फ। सर। ठीक है, तो एक ही कैरेक्टर यानी एक एलील सफिशिएंट है उस कैरेक्टर को देने के लिए। भले ही चाहे दूसरा वाला क्या हो जाए, साइलेंट हो जाए या म्यूटेट हो जाए, कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। जी सर। यानी ओनली वन एलील ऑफ अ जीन इज सफिशिएंट without any additive effect of another allele or the other gene। कोई और जीन है उसका भी एडिटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो एलील है, ये किसी दूसरे एलील के साथ में क्या नहीं हो रहा वो। अरे उसका एडिशन नहीं आ रहा, मतलब ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, क्लियर? जी सर। तो इसमें अब इसकी बात करते हैं। इसमें आ जाते हैं वन और मोर देन वन एलील्स और जीन्स
and their respective alleles shows additive effect to express the character. There will be no allelic exclusion. यहाँ पर allelic exclusion हो रहा था, यानी स्मॉल टी और कैपिटल टी जब आ रहे थे तो इस एलील का क्या हो रहा था, एलिलिक एक्सक्लूजन, यानी कि ये इस एलील के फंक्शन को भी क्या कर दे रहा, मास्क कर दे रहा था। क्लियर? जी सर। हाँ, अब देखो इसमें क्या बोलते हैं, यदि मान के चलो ए बी बी सी, ठीक है, ये 3 जीन है, ए जीन हो गया एक अलग, एक बी जीन हो गया और एक सी जीन हो गया, ठीक है। अब इन जीन्स का तो एडिटिव इफेक्ट होगा ही, साथ के साथ एलील्स का भी एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, तो जीन्स का तो एडिटिव इफेक्ट आ ही रहा है, ठीक है, प्लस के एलील्स का भी इफेक्ट आ रहा है, ये एलील का भी इफेक्ट जुड़ रहा है, ठीक है, तब क्या है कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा जीन्स और उनके रेस्पेक्टिव एलील्स क्या कर रहे हैं, अपना एडिटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये ए हट गया, सपोज करो ये वाला ए स्मॉल हो गया, रेसेसिव हो गया, ठीक है, और ये वाला बी भी रेसेसिव हो गया, स्मॉल कैपिटल से स्मॉल में हो गया, ये छोटा ये वाला भी हो गया, तो कैरेक्टर की जो क्वालिटी है ना, कैरेक्टर की क्वालिटी कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे ये एलिस क्या होते चले जाएंगे, रेसेसिव कंडीशन होते चले जाएंगे, रेसेसिव होते जाएंगे, हाँ, वैसे होते जाएंगे, क्या होता चला जाएगा, डाउनग्रेड होता चला जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। जी ठीक है, जी सर। हाँ, मतलब अभी मान के चलो ये ए बी बी सी हैं, ठीक है, तब जो करेक्टर तेरा ह्यूमन स्किन के लिए 3 पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, क्या सॉरी थ्री क्यूटीएल या तीन जीन्स जो है हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन स्किन कलर के लिए। तो अब अगर ये तीनों के तीनों डोमिनेंट होंगे जीन्स, तब क्या कौन सा कलर आएगा, नीग्रो आएगा, क्या आएगा, नीग्रो, ठीक है। सर कौन से डोमिनेंट होंगे, ये तीनों डोमिनेंट, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, तब क्या आएगा, नीग्रो आया, ठीक है। जब सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे, जैसे जैसे ये रेसेसिव होते चले जाएंगे वैसे वैसे स्किन कलर कैसा होता चला जाएगा, वाइट होता है। क्लियर, इतना समझ में आया। ये चीज है। अब बात आती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई जो कैरेक्टर है वो कैसा है, क्वालिटेटिव है या मोनोजेनिक है या क्वांटिटेटिव है या पॉलीजेनिक है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा ये कैरेक्टर कैसा है, तो कुछ नहीं करना है हमको, एक सिंपल सा काम करना है, क्या, प्योर, जो प्योर हमारा जो क्या नाम है पेरेंट है, कैरेक्टर, प्योर जो पेरेंट है, प्योर ट्रू या ट्रू ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं, क्या, ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट का, क्या, ट्रू ब्रीडिंग का हम क्या करा दें, ट्रू ब्रीडिंग रेसेसिव से क्या करा दें, क्रॉस करा दें, ठीक है। जी सर। रेसेसिव से क्या करा दें, क्रॉस करा दें, तो अगर F1 में क्या, F1 में हमें सारे के सारे क्या मिले, डोमिनेंट फिनोटाइप वाले मिले, तब तो वो कैरेक्टर कैसा है, क्वालिटेटिव है, ठीक है। कैसा होगा वो, क्वालिटेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिलिक एक्सक्लूजन हो रहा है, इस वाले एलिल को फंक्शन को भी क्या कर दे रहा है, ये दबा दे रहा है, मास्क कर दे रहा है, दबा दे रहा है, ठीक है। क्लियर, जी सर। अब इधर क्या होगा, इधर हम मान लो चलो कैपिटल आर का क्रॉस कराएं स्मॉल आर से, तो क्या मिलेगा हमें, ये रेड कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, ठीक है।
तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर कैरेक्टर। अब देखो यहाँ एक पिंक। आ गया तो कैरेक्टर का जो इम्प्रूवमेंट सब कम हो जाएगा ना। हाँ अब रेड से क्या हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा। पिंक। अगर हमें इंटरमीडिएट टाइप का फिनोटाइप मिलता है, कैसा इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट। टाइप का फिनोटाइप मिलता है, तब वो कैरेक्टर कैसा है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव। ओके, इतना समझ में आया? जी सर। ओके, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो पिंक मिला हमें यहाँ पे, देखो है ना। अब देखो नीग्रो का ए बी बी सी सी का हमने क्रॉस कराया एल्बाइनो से, तो क्या मिला हमें, मुलेटो मिला, लाटो। है ना। क्या मिला, मुलेटो मिल गया हमें, इंटरमीडिएट टाइप का जो ह्यूमन के अंदर ज्यादातर मिलता है। क्लियर? जो यहाँ पे एग्जांपल में देखोगे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस या मोनोजेनिक इनहेरिटेंस पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई मींस ऑफ क्रॉसिंग ऑफ प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। किससे, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट का क्या करा दें, क्रॉस करा दें। ठीक है, with the pure homozygous recessive parent and the observation of F1 phenotype. If F1 follows Mendelian principle of dominance, the inheritance is monogenic. सीधी सी बात है, अगर वो मेंडल को फॉलो कर रहा है कि भाई कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ, तो सारे के सारे हमें क्या मिल रहे हैं, टॉल मिल रहे हैं। अगर F1 में मेंडल को फॉलो कर रहा है तो सीधी सी बात है, कौन सा करेक्टर है ये, या कौन सा इनहेरिटेंस है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। ठीक है, या मोनोजेनिक, सिंगल जीन ऑपरेटेड। ओके, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं? जी सर। ओके, इफ सॉरी इट ऑफर्स लिमिटेड वेरिएशंस इन फिनोटाइप। जो मोनोजेनिक होती है ना, उसमें फिनोटाइप का लिमिटेड रोल हो सकता है। मतलब हमें दो ही तरीके का फिनोटाइप मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, डोमिनेंट, या फिर क्या मिलेगा, रेसेसिव। दो ही तरीके के फिनोटाइप मिलेंगे बस खाली मोनोजेनिक में। क्लियर? जी सर। It offers limited variations in phenotype and only two types of phenotypes are possible. They are dominant and recessive. Clear? यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएशंस आर ऑब्जर्व्ड इन फिनोटाइप इफ कैरेक्टर इज कैसा है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। सपोज करो ए सारे के सारे अगर कैपिटल हैं, तब क्या आ रहा है, नीग्रो आ रहा है। ठीक है, अगर कोई एक रेसेसिव हो जाए तो क्या होगा, जो कैरेक्टर का ट्रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, थोड़ा सा व्हाइट हो जाएगा, लाइट ब्लैक हो जाएगा, मान के चलो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि क्या होता है, जैसे जैसे क्या कहते हैं, एलिस रेसेसिव होते चले जाएंगे, क्या, जैसे जैसे एलिस क्या होते चले जाएंगे, रेसेसिव होते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर की जो क्वालिटी है वो क्या होती चली जाएगी, डाउनग्रेड होती। डाउनग्रेड। ठीक है, जी सर। क्योंकि यहाँ पे यस सर। नंबर ऑफ एलिस का टोटल होता है। जी, एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट आएगा, तो उस एडिटिव इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे रेसेसिव होते चले जाएंगे वैसे वैसे कैरेक्टर डाउनग्रेड होता चला, डिक्रीज होता डाउनग्रेड चला हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, जी सर। अच्छा दूसरी चीज, अब मोनोजेनिक में क्या चीज है, इन्वायरमेंटल इंड्यूस्ड चेंजेस इन फिनोटाइप आर लेस सिग्निफिकेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि देखो एक ही जीन है ओनली। ठीक है, सॉरी टी इसे काटते हैं।
तो एक ही जीन है, अब इस पर इन्वायरमेंट का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्या? सिंगल जीन पर इन्वायरमेंट का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा ये जितना कि इस पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेनी जीन्स है ना, तो नंबर ऑफ जीन्स जब ज्यादा होते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई जीन इन्फ्लुएंस हो जाए इन्वायरमेंट से। क्लियर? और सपोज करो जैसे कि आप लगाते थे ना वो फेयर एंड लवली, क्या फेयर एंड लवली जो आती है क्रीम, वो क्या करती है, इन्वायरमेंट देती है, क्योंकि ह्यूमन स्किन कलर कैसा है, क्वांटिटेटिव है। कैसा है? क्वांटिटेटिव ट्रेट है, ठीक है। तो जब आप उसे इन्वायरमेंट देते हो क्रीम वाला, क्या जब आप स्किन को वैसा वाला इन्वायरमेंट देते हो तो क्या होता है, जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो फिनोटाइप होता है डल से थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, डल नहीं रहता फिर वो, ठीक है, यामी गौतम की तरह गोरा हो जाता है, ठीक है। चलो आगे पर बढ़ते हैं। सर थोड़ी टाइम बाद वो फिर डाउन पड़ जाता है तो कलर फिर से। इन्वायरमेंट जब जाएगा, इन्वायरमेंट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सी सी बात है, जब तक इन्वायरमेंट रहेगा तब तक तो कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि परमानेंट चेंज जी नहीं लेके आता ना इन्वायरमेंट। जी सर। हाँ, लॉन्ग रनिंग ऑफ कोर्स में अगर वही इन्वायरमेंटल कंडीशंस रहती है तब परमानेंट चेंज आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। जी है? सर। हाँ, फिर शॉर्ट टर्म चेंज आता है बस खाली, जब तक आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते रहोगे तब तक क्या होगा, वो ट्रेड अच्छा काम करेगा, जैसे ही इन्वायरमेंट खत्म वैसे क्या होगा, उसका काम भी खत्म, ठीक है। तो environmental induced changes offers most significant impact on phenotype. क्लियर है ना? जी सर। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, द करेक्टर गवर्न्ड बाय क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस आर कॉल्ड सिंपल कैरेक्टर। भाई सिंपल कैरेक्टर है, ठीक है। इधर द कैरेक्टर्स गवर्न्ड बाय क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर क्या है, सिंगल जीन है तो सिंपल कैरेक्टर है, यहाँ पर मैनी जीन है तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। क्लियर अप टू हियर? जी सर। नेक्स्ट आता है स्यूडो बाई पेरेंटल को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, यूनी पेरेंटल से पहले। जी सर। हाँ, तो स्यूडो बाई पेरेंटल में बताया था दो चीजें हैं, मैटरनल इफेक्ट और जीनोमिक प्रिंटिंग, ये दो चीजें हैं। इसमें क्या है, द इनहेरिटेंस इन विच जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स आर कंट्रीब्यूट, जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स यानी कि जीन्स, ठीक है, जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स यानी कि जीन्स और जीनोम, ठीक है, are contributed by both the parents, but the expression of phenotype occurs in uniparental manner, यानी कि दोनों दे तो रहे हैं मगर एक्सप्रेशन किसका हो रहा है, किसी एक का ही हो रहा है। क्लियर? इतना समझ में आया? हाँ, जी सर। तो अब देखो, बेस्ड ऑन दी टेम्पोरल कंट्रीब्यूशन, टेम्पोरल मतलब टाइम का, ठीक है, टेम्पोरल टाइम के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, the genes of pseudo-biparental inheritance can be of two types. जो जीन्स हैं pseudo biparental में दो टाइप के होते हैं, पहला है मैटरनल इफेक्ट, दूसरा है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो अब एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, मैटरनल इफेक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैटरनल इफेक्ट। अभी यार जब ड्रोसोफिला पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा मैटरनल इफेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, इन दिस केस द जीन्स गवर्निंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कौन से जीन्स, मैटरनल इफेक्ट सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में काम करता है, बाकी कहीं काम नहीं करेगा मैटरनल इफेक्ट। क्या, मैटरनल इफेक्ट सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही काम करता है, बाकी कभी कहीं कोई और काम नहीं करेगा। ठीक है। जी सर। In this case, the genes governing embryonic development are already expressed in oocyte of or of mother or in the nerve cell। मतलब क्या है, देखो ऐसा होता है डेवलपमेंटल रेस में, जो होता है ना, डेवलपमेंटल रेस में फीमेल जो है वो एक कदम आगे रहती है मेल से। क्या, ये हमारा क्या स्पर्म आ रहा है मेल का, ठीक है, और ये फीमेल का क्या है, ओवम है, और ये क्या है, स्पर्म। तो जो फीमेल है वो डेवलपमेंटल रेस में एक कदम आगे रहेगी। इसके बाद जो न्यूक्लियर जीन्स होंगे, ये जो न्यूक्लियर जीन्स होंगे इसके पास, ठीक है, ये क्या करेगी, कुछ जीन्स को क्या करेगी, पहले ही ट्रांसक्राइब करके रख लेगी। क्या कर लेगी, कुछ जीन्स के रिकॉर्ड में ट्रांसक्रिप्शन पहले ही हो जाएगा उन जीन्स का, यानी कि उनका एमआरएनए प्रोडक्ट क्या होगा, पहले से तैयार होगा। ठीक है, ठीक है। कौन से जीन्स का, न्यूक्लियर जीन्स के रिकॉर्ड में हो रहा है ये। ठीक है, कौन से जीन्स होंगे, न्यूक्लियर जीन्स में कुछ जीन्स को क्या करेगी, पहले से ही प्रोडक्ट तैयार करके रखेगी, मतलब इंतजार नहीं करेगी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ओवम को बहुत जी सारे सर। काम करने होते हैं, है ना। तो क्या करेगा जी। ओवम, पहले से ही कुछ जीन्स को क्या करके रखेगा, ट्रांसक्राइब करके रखेगा, उनके एमआरएनए प्रोडक्ट बना के रखेगा, एमआरएनए। तो ये एमआरएनए प्रोडक्ट पहले से ही तैयार है, और इधर इसके पास ही वही जीन्स है, स्पर्म के पास भी। तो अब ये बताओ, पहले ट्रांसलेशन किसका होगा, जो पहले से एमआरएनए तैयार है उसका, या जो बाद में आएगा उसका। जो पहले से तैयार है। जो पहले से तैयार है उसका ना, तो उसी का ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो इस एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होगा तो मुझे ये बताओ, प्रोटीन बनेगी। तो प्रोटीन जो पहले बन गई उसी का तो फिनोटाइप आएगा। जी सर। इसके पास ही वही जीन है हालांकि, मगर इसका फिनोटाइप नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटीन पहले से ही बन चुकी है, तो ये क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। अरे सपोज करो ऐसे, ये कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, ऑफिस से निकला घर पर, ठीक है, घर जा रहा था, सोचा आज मैं मटर पनीर खाऊंगा। क्या खाएगा, मटर पनीर। मटर पनीर लेके भी चला गया बाजार से खरीद करके। घर पे वाइफ ने ऑलरेडी दाल बना के रखी थी, ठीक है, वाइफ ने ऑलरेडी दाल बना के रखी थी, तो बताओ मटर पनीर मिलेगा इसको, नहीं। हिम्मत भी नहीं है कहने की कि मटर पनीर बना दो, है ना। जी सर। हाँ, तो ऐसे ही ओवम ने जब पहले से ही उन जीन्स को ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाया, एमआरएनए तक रखेगा। ठीक है, प्रोटीन में फर्टिलाइजेशन, प्रोटीन में जो ट्रांसलेशन होगा वो तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन के बाद। ये फर्टिलाइजेशन से पहले एमआरएनए बना के रखेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रोटीन बना लेगा। क्लियर। जी। हाँ, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक एमआरएनए की कंडीशन में रहेगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये इन्हीं एमआरएनए का क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, प्रोटीन प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर इतना। जी सर। हाँ। तो आगे इसमें लिखा है, द मैटरनल इफेक्ट जीन्स forms mRNA and these mRNA are later translated after fertilization and decides the embryonic development। तो अब ये बताओ, जैसा मदर का जीनोटाइप होगा, ठीक है, क्या होगा मदर का जीनोटाइप, जैसा मदर का होगा वैसा ही क्या बनेगा, प्रोटीन एमआरएनए बनेगा। तो वैसा ही क्या आएगा, प्रोटीन बनेगी, वैसे ही जैसा जीनोटाइप होगा,
है ना। तो वैसी जब प्रोटीन बनेगी तो फिनोटाइप भी कैसा आएगा, जो जैसा मदर का जीनोटाइप होगा। फिनोटाइप। ठीक है, क्लियर। जी सर। तो जैसा मदर का जीनोटाइप वैसा क्या आएगा, फिनोटाइप। किसका फिनोटाइप आएगा मदर। ना, जीनोटाइप ऑफ मदर डिसाइड्स द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये प्रोजनी। भाई ये ओवम तो ऑफस्प्रिंग बनाएगा ना। जी सर। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या जी बनेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से नया नया एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर। सर ऑफस्प्रिंग का फिर चाहे जो भी जीनोटाइप हो फर्क नहीं हाँ पड़ता, हाँ, मदर का कोई जो फर्क नहीं जीनोटाइप पड़ेगा होगा भले वही जैसे, हाँ, यानी कि सीधी बात है, ये लाइन लिख लो, दिमाग में बैठा लो कि जीनोटाइप ऑफ मदर डिसाइड्स द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन केस ऑफ मैटरनल इफेक्ट। बस ये चीज दिमाग में बैठा लो कि जैसा मदर का जीनोटाइप होगा वैसा ही क्या होगा, प्रोजनी का फिनोटाइप होगा ऑफस्प्रिंग का। क्लियर। भले ही प्रोजनी का जीनोटाइप कुछ भी बना रहे, डजंट मैटर। तो सर मैटरनल इफेक्ट हम ये भी तो बोल सकते हैं, मैटरनल इफेक्ट सिर्फ मदर की वजह से ही उसका जीनोटाइप डिसाइड हो रहा है। हाँ तो वही तो, इसलिए तो मैटरनल बोलते हैं। मैटरनल का मतलब तो यही मैटरनल का होता है। मतलब ही होता है मदर, जी मदर सर। साइड से। ठीक है, तो सर इसको उस वाले में क्यों नहीं ले सकते, जो इनहेरिटेंस वाला है? इसमें इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें जीन्स जो हैं वो फादर से भी आ रहे हैं ना, वही वाले। उसमें फादर ट्रांसफर कर ही नहीं सकता है। जी भाई सर। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा मदर से आता है। क्या है? जी सर। माइटोकॉन्ड्रिया कौन देता है, मदर देती है ना। मदर। तो जब मदर दे रही है तो और फादर दे नहीं सकता, तो इसलिए उसे मैटरनल इनहेरिटेंस कहा जाता है, मदर से ही आएगा। इसमें दोनों से आ रहा है, मगर इफेक्ट किसका है, इफेक्टिव किसका है, मदर का। मदर का। ठीक है, और वो ठीक है सर। साइटोप्लाज्मिक जीन्स हैं इधर वाले, और ये वाले कैसे हैं, न्यूक्लियर जीन्स है। ये कैसे जीन्स हैं, ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर। जीन्स हैं। ठीक है, जी सर। हाँ, वहां पर कौन से थे, साइटोप्लाज्मिक जीन्स थे, साइटोप्लाज्मिक। और यहाँ पर न्यूक्लियस के जीन्स थे, इसीलिए इसको मैटरनल इफेक्ट बोला गया है। ओके सर। क्लियर हो गया इतना। जी सर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या चीज है, देखते हैं। तो वो होता क्या है, मान के चलो, ठीक है, ये कोई लड़का था, क्या, ये कोई लड़का था, इसे मम्मी से प्यार कम था, पापा से प्यार बहुत ज्यादा था। ठीक है, मम्मी से क्या था, कम प्यार करता था, पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। ठीक है, ऐसे समझो जरा से, मैं समझा रहा हूँ बस खाली। तो मम्मी क्या दे रही है इसको, फरारी दे रही है, क्या दे रही है, फरारी चलाने के लिए। जी सर। पापा दे रहे हैं नैनो, क्या दे रहे हैं, नैनो या साइकिल दे रहे हैं, मान के चलो साइकिल दे रहे हैं। ठीक है, तो तो क्या पापा कर रहा है, बहुत मम्मी को गरीब है फरारी मिल रही है, बेचारा। उसको चला नहीं रहा, पापा है नैनो या साइकिल मिल रही है, उसको चला रहा है। ठीक है, क्योंकि पापा से ज्यादा प्यार करता है ना। जी। तो मम्मी की फरारी को क्या कर रहा है, कबाड़े में रखा है, बंद करा दिया उसे, कबाड़ खाने में डाल करके पापा की नैनो चला रहा है बस। ठीक है, इस टाइप के इनहेरिटेंस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो इसमें लिखा है, इन दिस केस जीन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द पेरेंट्स, मतलब दोनों ही पेरेंट क्या कर रहे हैं, जीन्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एट द सेम टाइम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, बट the expression of genes occurs in parent of origin specific manner,
मतलब जिस पेरेंट्स के हमेशा से एक्सप्रेस होते चले आए हैं उसी पेरेंट के एक्सप्रेस करेंगे, बाकी दूसरे पेरेंट के क्या हो जाएंगे, क्या करेगा उनको डिमिनिश डाउन रेगुलेट कर लेगा ये, ठीक है। जो दूसरे पेरेंट के जीन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डाउन रेगुलेट हो जाएंगे, मतलब उन जीन्स को साइलेंट कर लेगा वो, क्या कर लेगा, जीन को साइलेंट कर लेगा। ये मान के चलो डीएनए है कोई, तो भाई यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रमोटर होगा, है ना। प्रमोटर में ये -35, ये -10, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है, ये +1 इसी बोलते हैं। तो अब क्या करेगा, इस प्रमोटर को क्या कर लेगा, ये मिथाइलेशन दे देगा प्रमोटर के ऊपर, क्या दे देगा, मिथाइलेशन प्रमोटर को मिथाइलेटेड कर देगा। प्रमोटर मिथाइलेटेड होते ही प्रमोटर क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है। प्रमोटर क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होते ही अब बताओ कोई आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड ही नहीं करेगा। जब तक यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा, ये टेल इसकी पूंछ नहीं आएगी, आग नहीं लगेगी इसमें, तब तक क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि प्रमोटर क्या कर जी लिया सर। उसने, स्विच ऑफ कर लिया है मिथाइलेशन की वजह से, ठीक है। मिथाइलेशन होता है सीपीजी, ठीक है, सीपीजी मिथाइलेशन के थ्रू। सिस्टीन फॉस्फोएस्टर ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन फॉस्फोएस्टर ग्वानिन, रिपीट होते हैं सीपीजी के लगातार, उन पे क्या हो जाएगा, मिथाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। डीएमटी सर ये नाम से, हमेशा ही सर ये हमेशा ही ऐसा होगा कि जैसे फादर से ही आएंगे, नहीं मतलब आएंगे फादर दोनों का से, ही। मगर एक्सप्रेस किसी एक को ही कराएगा। सर वही ना कि जैसे कब ये हमेशा थोड़ी ना हो कि हमेशा फादर के ही एक्सप्रेस हो। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है हमेशा मदर के एक्सप्रेस हो, फादर के वाले को कम को क्या कर रखे, स्विच ऑफ करा दे। तो आ दोनों रहे हैं लेकिन एक्सप्रेशन एक का किसी एक स्पेसिफिक का है। हो रहा है, मैंने तो एज एन एग्जांपल बताया आप लोगों को भी, जी सर। जी मैं भी सर। बताऊंगा अभी, देखो इसमें भी टाइप हैं, ठीक है, जी सर। क्लियर। तो देखो in this case genes are contributed by both the parents at the same time during fertilization, but the expression of genes occurs in parent of origin specific manner. एग्जाम्पल है इसका, इनहेरिटेंस ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 इन माइस। IGF-2 जो है ये पैटर्नल इनहेरिटेंस लेता है, क्या लेता है, पैटर्नल इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, ठीक है। जी सर। हाँ अभी तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। पैटर्नल में क्या करेगा ये, देखो फादर है, ये मेल है, ठीक है, क्या है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। इसमें IGF-2 नेगेटिव है, इसमें IGF-2 पॉजिटिव है, मदर से जो आ रहा है वो, तो भाई इधर से पॉजिटिव आया, इधर से नेगेटिव आया, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस करा रहा है, और जो पॉजिटिव वाला आ रहा है, जो सही ठीक ठाक जीनोटाइप आ रहा है, उसको क्या कर रहा है, साइलेंट कर दे रहा है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। जी सर। जी भाई सर। जो मदर से अच्छा खासा जीन आ रहा था, बिल्कुल सही सलामत बढ़िया वाला, उसको तो क्या कर रहा है, साइलेंट कर दे रहा है मदर वाले को, और जो फादर से जो म्यूटेंट जीन आ रहा था उसको क्या कर रहा है, एक्सप्रेस करा रहा है। तो प्रोजनी में क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगी प्रोजनी, जी सर। है ना, क्योंकि ये एक्सप्रेस हो रहा है ना, ये म्यूटेंट है। तो फंक्शनल नॉन फंक्शनल जो बनेगा IGF बनेगा, IGF-2 का रिसेप्टर बनेगा, ठीक है, इंसुलिन लाइक फैक्टर रिसेप्टर 2 बनेगा। ये क्या करता है, माइस की ग्रोथ कराता है। सीधी सी बात है, अगर ये यही म्यूटेंट हो जाएगा तो माइस जो क्या है, छोटा सा रह जाएगा, जरा सा, क्लियर।
अब देखो मेल से अगर अच्छा खासा आ रहा है तो नॉर्मल आएगा, टॉल माइस आएगा देखो, और फीमेल से अगर माइनस आया तो फादर वाले को एक्सप्रेस, ये इसमें ये एग्जांपल है फादर वाले का, ये एक्सप्रेस कराता है इसमें ये, ठीक है। जी इसलिए सर। पैटर्नल, Yes, इसलिए ये एग्जांपल है पैटर्नल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का, पैटर्नल genomic जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ठीक है। सर ये IGF-2 जो है हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, माइस के अंदर, ओके सर। okay, sir. हमारी बॉडी में भी मिलता है आईजीएफ, पता है। हाँ हाँ देखो ऐसा होता है, जी। आपने जीएच सुना है, ग्रोथ हार्मोन सुना है? अरे ग्रोथ हार्मोन नहीं सुना, पिट्यूटरी से निकलता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर। हाँ, यस सर, जी यस सर। सर। कैसे बच्चे हो, भूल जाते हो सब कुछ है। सर नहीं, वो नहीं सर, वॉइस आपकी आपकी बीच में आवाज चली डिस्कनेक्ट हो गई गई थी। थी। अच्छा, आवाज जी चली गई। वो इसीलिए स्मृति भी दोबारा पूछ रही थी कि वो हाँ, क्या ग्रोथ था। हार्मोन से निकलता है पिट्यूटरी से, इसे क्या बोलते हैं हम, सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन को। तो जी ये क्या करता है, लिवर पे जाता है, ठीक है, कहाँ जाएगा, लिवर। लिवर में एक और टाइप का जो सेल होंगी हेपेटोसाइट्स, उनमें क्या करेगा ग्रोथ हार्मोन, एक दूसरे जीन को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। ओके। जी सर। ग्रोथ हार्मोन क्या है, प्रोटीन प्रोडक्ट है, तो लेवर की सेल के ऊपर रिसेप्टर होगा, बाइंड करेगा इससे, ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेट कर देगा, रिसेप्टर क्या करेगा, कैस्केड स्टार्ट करेगा और न्यूक्लियस में जाकर के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के थ्रू जीन को एक्टिवेट जी करा सर। देगा। तो अब ये बनेगा जीन, वो बनेगा आईजीएफ, ठीक है, क्या बनेगा, ओके। आईजीएफ। IGF। इसे हम बोलते हैं क्या, सोमेटोमेडेन, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोमेटोमेडेन, सोमैटो। ठीक है। सोमेटोट्रोपिन क्या करेगा, सोमेटोमेडेन को स्टिमुलेट करेगा, ये सोमेटोमेडेन फिर जाएगा जो जनरल सेल्स होती है हमारी बॉडी सेल्स, क्या, जनरल बॉडी सेल्स चल। की, उनकी ग्रोथ कराएगा फिर, ठीक है, क्लियर। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इन माइस शोज पैटर्नल इम्प्रिंटिंग, ठीक है, क्या करता है ये, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग को शो करता है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, इनके जो रेसिप्रोकल क्रॉस कराएंगे, देखो ये हमने क्या कराया, रेसिप्रोकल कराया ना, पहले हमने फीमेल को पॉजिटिव कराया, दूसरे केस में मेल को पॉजिटिव कराया, तो रिजल्ट क्या होगा, चेंज होगा हमेशा। क्या सर, समझ नहीं आया सर, फिर से बताइए तो। जब इनका रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं तो रिजल्ट हमेशा चेंज हो जाते हैं, नहीं समझ में आया। पहले सर पहले मेल रेसिप्रोकल पॉजिटिव क्रॉस। नेगेटिव लिया और फीमेल पॉजिटिव ली, तो रिजल्ट क्या आया, डॉर्फ। दूसरी बार हमने मेल पॉजिटिव लिया, फीमेल नेगेटिव ले ली, तो क्या रिजल्ट आया, टॉल। टॉल। तो रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट क्या होगा, चेंज हो गए ना, हाँ हाँ ये वाला सर। इसमें कन्वर्ट हो गया, हम्म। सारे के सारे, एक नहीं सारे के सारे ऑल रहेंगे, जितने भी माइज होंगे सब ऑल, जितने भी, ठीक है, यहाँ पर ऑल डॉर्फ बनेंगे, क्लियर। तो रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर चेंज्ड इन केस ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, क्लियर। जी सर। हाँ, अभी हमने सर एक, रेसिप्रोकल क्रॉस को ही क्या बैक क्रॉस बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, सर ये बहुत कंफ्यूजन हुई थी हम लोगों को। देखो ऐसा होता है, मेंडल ने एक क्रॉस दिया था, इसे बोलते हैं क्या, बैक क्रॉस, क्या क्या दिया मेंडल ने, बैक क्रॉस दिया, ठीक है। अब बैक क्रॉस के दो टाइप होते हैं, नंबर 1 टेस्ट क्रॉस, नंबर 2 आउट क्रॉस, ठीक है। क्या, बैक क्रॉस के दो टाइप होते हैं,
नंबर 1 टेस्ट क्रॉस, नंबर 2 आउट क्रॉस। आउट। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो F1 प्रोजनी होती है उसका हम क्या करते हैं, रेसेसिव वाले से क्या कराते हैं, क्रॉस हाँ कराते हैं। क्रॉस कराते हैं। ठीक है, जी सर। जो F1 प्रोजनी होती है उसका हम क्या कराते हैं, रेसेसिव, प्योर रेसेसिव से, प्योर रेसेसिव से हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। बैक। इसमें अच्छा आउट क्रॉस क्रॉस। में क्या होता है, जो F1 होती है उसमें हम क्या करते हैं, प्योर डोमिनेंट से क्रॉस कराते हैं। ठीक है, क्लियर। F1 प्रोजेनी को हम सर प्योर डोमिनेंट से क्रॉस कराते हैं। हाँ, और आउट क्रॉस के अंदर। आउट क्रॉस के हाँ, अंदर। टेस्ट क्रॉस में जो F1 प्रोजनी होती है उससे हम रेसेसिव से। क्या करते हैं, टेस्ट प्योर रेसेसिव से क्रॉस कराएंगे। ओके सर। चाहे कितने भी जीन्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मतलब सर। अगर ए है तो हम ए से भी करा सकते हैं, ए सॉरी ए बी है तो हम क्या लेंगे, ए बी, प्योर लेंगे हमेशा बेबी। F1 में क्रॉस जब कराएंगे ये, हाँ। ए बी सी क्या क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, ए बी सी। बेबी सी सी। प्योर लेंगे टेस्ट क्रॉस में। ठीक है, जी। क्लियर। जी सर सर। अगर कहीं पे बैक क्रॉस दिया हुआ है कि बैक मतलब क्रॉस किसी कभी भी नहीं देगा, क्वेश्चन में, तो हम नहीं देगा, बैक क्रॉस नहीं देगा। नहीं देते। अगर बैक नहीं क्रॉस देगा देगा सर, ना तो सिर्फ लिख टेस्ट देगा क्रॉस या किससे कराया क्रॉस। ठीक है, अगर बैक क्रॉस लिख रहा है वो, तो ये उसमें मेंशन करेगा कि रेसेसिव वाले से कराया या डोमिनेंट वाले से कराया। ठीक है, डोमिनेंट से। वो लिख के देगा, अगर जी अगर सर। वो बैक क्रॉस लिखता है तो। क्लियर। जी सर, ठीक है। जी मैं जी सर, क्वेश्चन क्लियर। मैं भेज दूंगा, आपको पता चल जाएगा, उससे आइडिया लग जाएगा। जी ओके सर, सर। क्वेश्चंस दे दीजिएगा, इसके डाल हाँ, दीजिएगा ग्रुप पे। ठीक है, वो उसमें सर लिख तो देगा प्योर बैक रिसेसिव क्रॉस वाला टेस्ट, तो, अगर बैक क्रॉस लिखा है तो वो लिख के देगा कि किससे क्रॉस कराया। रिसेसिव, प्योर रिसेसिव है तो वो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस, प्योर डोमिनेंट है तो आउट क्रॉस है। आउट क्रॉस है, और ये दोनों ही अब अंडर बैक क्रॉस है। हाँ, ठीक है। हाँ। मैंने ना टेस्ट क्रॉस को ज्यादा जी प्रेफरेंस दी है, ज्यादा जी फेमस हुआ है टेस्ट क्रॉस रेदर देन आउट क्रॉस। जी सर। ठीक है, क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं आप टेस्ट क्रॉस से कि हमारा जो प्लांट है वो हाइब्रिड है या फिर प्योर है। प्योर है। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स चेक करने के लिए यूज किया जाता है क्या, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। जी सर, ओके, यस सर। हाँ। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जांपल, इनहेरिटेंस ऑफ NOI2 इन ह्यूमन। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ NOI2। NOI2 क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है विच शोज मैटरनल इम्प्रिंटिंग। क्या लेता है ये, मैटरनल इम्प्रिंटिंग लेता है NOI2। ठीक है, जी सर। हाँ, NOI2 क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ध्यान रखना। ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोकता है फीमेल में ये। सर ये भी ब्रेस्ट कैंसर है। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोकता है ये, ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना। अच्छा वो नहीं सर, NOI2। NOI2 तो जीन है, ओके सर। NOI2 जो जीन, कौन सा जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये। लिख तो रहा हूँ यहाँ पर। ओके। जी ओके सर, सर। की जो इनहेरिटेंस होती है वो क्या होती है, मैटरनल इम्प्रिंटिंग लेता है। मतलब फादर अगर NOI2 पॉजिटिव है और मदर क्या है, NOI2 नेगेटिव है, तो क्या होगा, ससेप्टेबल हो जाएगी ये कैंसर के लिए। हाँ। ठीक है, जी सर। जो भी प्रोजनी होंगी ससेप्टेबल हो वो जाएंगी। ससेप्टेबल हो जाएंगी। हाँ, जी। ये वाली। ठीक है, जी। किसको एक्सप्रेस कराएगा, ये मदर वाले को एक्सप्रेस कराएगा। अब मदर से डिफेक्टिव आ रहा तो कोई क्या करे। ठीक है, जी सर। माँ माँ से प्यार ज्यादा करता है तो माँ की दी हुई साइकिल चला रहा है, पापा फरारी दे रहे हैं तो नहीं चला रहा, बात खत्म।
ठीक है। जी जी सर, जी सर। जी अब मदर से इधर देखो, मदर इधर नॉर्मल है, तो क्या होगा, ये जी रेजिस्टेंट हो जाएंगे ट्यूमर के रिगार्ड में, बिकॉज जी number of mothers copy of tumor suppressor gene is एक्सप्रेस कर जाएगी इसमें। एक्सप्रेस ठीक है, जी सर इतना क्लियर हो गया। जी सर हाँ, नेक्स्ट आता है न्यू यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। ठीक है, जी यूनिपेरेंटल। सर। अब यहाँ पे देखो, पहले हमने बात की थी बाई पेरेंटल की। ठीक है, पहले हमने बात की बाई जी पेरेंटल की, अब फिर दोबारा बात की किसकी, मैटरनल इफेक्ट एंड जीनोमिक इम्प्रिंटिंग सूडो बाई पेरेंटल। जी सर। अब बात करेंगे यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। पेरेंटल हाँ, the ठीक है सर। inheritance governed by plasma genes। plasma genes का मतलब genes outside of nucleus। these plasma genes can be mitochondrial gene, chloroplast gene or the genes of any endosymbiotic or pathogenic bacteria or the virus। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। Uniparental inheritance is also called cytoplasmic inheritance or extranuclear inheritance or plasma gene inheritance or maternal inheritance। Clear? जी सर हाँ, इसमें भी क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर चेंज्ड। अगर मदर नेगेटिव है, ठीक है जी क्या, अगर मदर नेगेटिव है किसी पर्टिकुलर रिगार्ड में, तो क्या होगा, ऑल प्रोजेनी कैसी हो जाएंगी, ससेप्टेबल इफेक्टिव हो जाएंगी, है ना, म्यूटेंट हो जाएंगी। जी सर। मदर नॉर्मल है तो सब नॉर्मल तो होंगे। जी सर। यस। ठीक, ऑल नॉर्मल। ठीक, तो इसमें सीधी सी जी बात है, रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर चेंज्ड इन केस ऑफ यूनिपेरेंटल साइटोप्लाज्मिक मैटरनल इनहेरिटेंस, कुछ भी कह सकते हो। तो इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है इनहेरिटेंस ऑफ पॉकी फिनोटाइप। ठीक है, पॉकी फिनोटाइप इन न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या है, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं इसको, ड्रोसोफिला ऑफ ड्रोसोफिला प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं न्यूरोस्पोरा को। ये क्या है, पिंक मोल्ड है। पिंक मोल्ड ठीक है, पूरा नाम है इसका न्यूरोस्पोरा क्रासा। कैरासा ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्रासा क्वीन है भैया प्लांट किंगडम में ड्रोसोफिला को। जो सम्मान एनिमल के अंदर ड्रोसोफिला को मिलता है, वही सेम सम्मान जेनेटिक्स की ब्रांच में न्यूरोस्पोरा को मिलता है। न्यूरोस्पोरा ठीक है, तो इसमें क्या है, पॉकी इज अ म्यूटेंट फिनोटाइप ऑफ न्यूरोस्पोरा which shows poor growth in culture because of mutation in mitochondrial gene coding for cytoplasmic oxidase complex 4 या cytochrome ऑक्सीडेज AA3। ठीक है, साइटोक्रोम AA3 को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 होता है, जैसे साइटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेज बोलते हैं। ठीक है, तो जब इसके रेस्पिरेशन सिस्टम में गड़बड़ आ जाएगी तो क्या होगा, प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी फंजाई। ठीक है, तो अगर मेल फंजाई कैसी है, पॉकी है, फीमेल अगर नॉन पॉकी, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन पॉकी। नॉन पॉकी फीमेल पॉकी है, मेल नॉन पॉकी, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉकी क्लियर। जी सर हाँ, अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी याद कर लेना, हमेशा काम में आएगी। ठीक,
सर ये वाला एग्जाम्पल एक बार बता दीजिए, क्लियर नहीं हुआ मुझे। वाला जी ऐसा होता है, देखो मान के चलो ये फीमेल है, ठीक है, क्या फीमेल है, इसका जो जी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है, ठीक है, जी सर। फीमेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मान के चलो डिफेक्टिव है, तो सारे जितने ही प्रोजेनी होंगे सब में डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा ना। जी सर। तो जितने भी प्रोजेनी बनेंगी सारी की सारी कैसी होंगी, पॉकी फिनोटाइप लिए हुए होंगी, ठीक है। जी सर। अब इस पॉकी फिनोटाइप जी वाली प्रोजेनी मान चलो कोई मेल आ गया, ठीक है, ये कैसा है, पॉकी है, जी और इसने क्रॉस किया है एक किसी फीमेल से जो कैसी है, नॉर्मल है या नॉन पॉकी है, तो क्या होगा, और जितनी भी प्रोजेनी आएंगी ऑल विल बी नॉन पॉकी, क्योंकि फीमेल कैसी है, नॉन। नॉर्मल है हमारी। अच्छा जी सर। फीमेल का जीनोटाइप डिसाइड करेगा कि क्या नाम है, क्या पेरेंट का ऑफस्प्रिंग। जीनोटाइप क्या होगा। ऑफस्प्रिंग जी, जो अभी हमने ऊपर जैसे किया था बस और उसी कैसे का देख, न्यूरोस्कोप। हाँ हाँ, ठीक है। जी जी सर, क्लियर है, थैंक यू। ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी देखते हैं, कैरेक्टर क्या है, एन एडजेक्टिव यूज टू सिग्निफाई अ क्वालिटी, ठीक है, कैरेक्टर क्या है, एन एडजेक्टिव है तो क्या करता है, किसी क्वालिटी को सिग्निफाई कर रहा है। ट्रेट क्या है, द वेरिएंट्स ऑफ अ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट। तो सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि हेयर कलर, हेयर कलर क्या है, कैरेक्टर है, क्या है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर। ठीक है। अब ब्राउन, ब्राउन, रेड, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, और जो भी कलर है, ग्रीन वगैरह लगाते हैं ना लोग बाग, ठीक है, तो क्या है, ये वेरिएंट हो गए ना कैरेक्टर के, तो these variants are called trait, क्या बोलते हैं इनको, ट्रेट्स। ट्रेट बोलते हैं, ट्रेट्स। स्ट्रेट। है। जी सर यस। क्या ये जो हेयर कलर होता है ये भी पॉलीजेनिक ट्रेट होता है? है ये नहीं, हाँ, in case of qualitative inheritance only two types of traits called dominant trait and recessive traits are obtained, ठीक है, जी भाई क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में मैंने बताया था दो ही टाइप के ट्रेट पॉसिबल होते हैं, जी टाइप होते हैं, या तो डोमिनेंट या जी फिर recessive, श्योर। सॉरी वैसे तो है ना। जी सर। हाँ, अब इन पर माइनर इन्वायरमेंटल इंड्यूस चेंज हो सकता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत कम इन्वायरमेंट का फर्क आता है, क्योंकि डोमिनेंट और सॉरी कैसे हैं, ये क्वालिटेटिव हैं, यूनी या मोनोजेनिक हैं, यूनिजेनिक या, मोनोजेनिक। हाँ, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, many traits for a character are possible in case of quantitative inheritance, ये मैं बता चुका हूं अभी आप लोगों को, ठीक है। Further, such traits shows greatest environmental induced variations, that's why these traits are also called complex traits, कॉम्प्लेक्स बता ट्रेट। चुका हूं मैं, ठीक है, हाँ। जी सर। Quantitative traits show greatest environmental induced variations rather than the variations possible through genotype, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इन्वायरमेंटल इंड्यूस जो चेंज आएंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे किसके केस में, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के रिगार्ड में। क्वांटिटेटिव। तो एक बात बताओ, ह्यूमन स्किन कलर के कितने जीन हैं, थ्री क्यूटीएल हैं, क्वांटिटेटिव लोकाई,
ठीक है, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई बोलते हैं QTL को, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई। ठीक है, तो 3 QTL है। अब ये होगा हमारे A B C। ठीक है, जी सर। क्लियर। जी सर। तीन है और ये 3 पेयर ऑफ जीन है, तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल फिनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं बताओ, कोई बता सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप कितने हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू, सिर्फ खाली इसी के केस में लिया जाए, सिर्फ खाली जीन्स को ही लिया जाए तो कितने पॉसिबल फिनोटाइप हैं हो सकते हैं? बताओ। तीनों का 3/4 करके आ जाएगा सर। हैं? नहीं, क्यों, वैसे क्यों आएगा, वो कह रहे हैं यही जीन्स लिए हो तो। अगर यही जीन्स लिए हैं तो कितने मैक्सिमम फिनोटाइप पॉसिबल हैं बताऊं? सर आप बता दीजिए। टोटल नंबर ऑफ 7 फिनोटाइप मिलेंगे हमको। कितने? 7 हाँ सर ये कैसे किया आपने, सर ये भी बता दीजिए। बेटा, ये क्वांटिटेटिव पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, अभी यहाँ पे पढ़ाऊंगा पास्कल ट्रायंगल तो जी समझ में नहीं आएगा। जी ठीक है सर। अच्छा सर, आपने ओके ये सर। पास्कल ट्रायंगल से बता करा है? हाँ, समझ गई इसका सर। फॉर्मूला है, सुनो मेरी बात, इसका फॉर्मूला लिख लो 2n+1। क्या? 2n+1। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ जीन्स। जी ठीक है, तो नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ जीन्स है? 3 है ना जीन्स या QTL? अच्छा ओके सर, समझ आ गया। 2 नंबर into ऑफ 3+1। जी सर। ठीक है, नंबर जी ऑफ सर क्लियर। QTL। ठीक है, तो जब 2n+1 हो जाएगा तो कितना आएगा? 7 2 फिनोटाइप, into 3+1 7 आ गया। है ना? जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ह्यूमन के अंदर सिर्फ 7 टाइप्स के फिनोटाइप मिलते हैं स्किन कलर के लेकर के? एक ही के अंदर? ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या 7 तरीके के बॉडी कलर मिलते हैं? अरे आप जो फेयर एंड लवली लेके आते हो उस पे जो स्ट्रिप होती है ना, उस पे 14 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट शेड होते हैं। हाँ यस सर। हैं? हाँ है ना? जी सर। जी सर। अब जो फेयर एंड लवली के साथ जो स्ट्रिप आती है ना लंबी सी, कलर जी शेड जी। जी सर। आती है कि आपको कौन सा पेंट शेड है कलर का। है ना? तो अब ये जी बताओ, सर। जब सिर्फ खाली जीन्स अगर होते, जब जीन्स का ही काम होता तो खाली 7 तरीके के फिनोटाइप मिल सकते थे मैक्सिमम, पर 7 से ज्यादा मिल रहे हैं हमें। इसका मतलब क्या है? एनवायरमेंट का इफेक्ट भी है यहाँ पर। जी सर। है? क्या है? एनवायरमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट है इन जीन्स के ऊपर। इसीलिए ये नोट बोला गया है कि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स shows greatest environmental induced variation rather than the variations possible through genotype। जीनोटाइप के कंपैरिजन में environmental induced ज्यादा वेरिएशन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मतलब सर वो जो जीन्स हमें पॉसिबल जीनोटाइप, जो जीनोटाइप्स हमें दे रहे हैं वो एनवायरनमेंट के थ्रू हमें ज्यादा मिल जाएंगे। हाँ, कंडीशन अप्लाई, वो जो करेक्टर है वो कैसा होना चाहिए? क्वांटिटेटिव होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। ट्रेड शुड बी, क्वांटिटेटिव। हाँ क्वांटिटेटिव होगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं। क्वालिटेटिव बोलो तो खाली 2 ही मिलेंगे। या तो क्या होता है, अगर सपोज करो स्किन कलर जो है क्वालिटेटिव होता है तो खाली हमें 2 ही तरीके के फिनोटाइप मिलते हैं, या तो नीग्रो या फिर एल्बाइनो, बस। अल्बाइनो। ठीक है, अगर स्किन कलर जो क्या है कैसा होता? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव होता। ठीक है, तो क्या मिलते हैं? 2 ही फिनोटाइप मिलते हैं, या तो नीग्रो मिलते पॉपुलेशन में, या फिर क्या मिलते? एल्बाइनो मिलते। अल्बाइनो।
ठीक है, क्योंकि ये भी नीग्रो होता है ना, ये भी क्या होता, नीग्रो। अब नीग्रो यहाँ होता पर है। ये क्या है, मुलेटो है, मुलेटो। ठीक है, क्या है ये, मुलेटो है। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। हाँ, चलिए आगे बढ़े अब हम। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ छोटी छोटी चीजों की। एलील क्या होता है, जैसे कि एलील की डेफिनेशन क्या है? एलील टर्म किसने दिया था? बैटसन ने दिया था, ठीक है, विलियम बैटसन ने दिया था। मेंडल कॉइन द टर्म फैक्टर, मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर बोला था उसको, फॉर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जोहानसन कॉइन द टर्म जीन फॉर द यूनिट ऑफ फंक्शन। Later on, Benger coined the term cistron for the DNA sequence coding for a protein governing a function. देखो कितनी बड़ी बात बोल दी। बैटसन ने क्या दिया, बैटसन ने उसको क्या कहा, जीन कहा, सॉरी एलील कहा, सॉरी सॉरी जी सर। एलील कहा। जोहानसन ने क्या दिया, जोहानसन ने टर्म दिया जीन। जीन के टर्म। अब इस जीन को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करवा दिया, किसने, बेंजर ने, ठीक है। बेंजर ने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड करवा दिया, किस किस में, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रैकॉन। जी सर। क्या, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रैकॉन। रेकॉन। हाँ, जी सर। ये 3 टर्म दे दिए। वो पार्ट जीन का जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, या वो डीएनए सीक्वेंस जो क्या करता है, प्रोटीन को कोड करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, सिस्ट्रॉन। वो पार्ट ऑफ द वो डीएनए का पार्ट जो क्या करता है, म्यूटेशन लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटॉन। और जो रिकॉम्बिनेशन लेता है उसे क्या बोलते हैं, रैकॉन। क्लियर? जी सर। ओके। अब एलील की बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, हम बाकी सब छोड़ते हैं। जी। एलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाई ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम सेट। मतलब क्या है, अगर वो जीन या एलील सेम लोकाई पर है तब तो वो क्या है, अरे यार लाइट गई। आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। ठीक है, चलिए। तो मैं बात कर रहा था कि एलील इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाई ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम सेट। मतलब जब ये एक ही पर्टिकुलर लोकस पर होगा तब तो ये क्या है, एलील है। और कहां पर होना चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर होना चाहिए, सेम लोकाई के ऊपर, तभी ये क्या कहलाया जाएगा, एलील कहलाया जाएगा। ठीक है, हाँ। और सेम फंक्शन देना चाहिए, क्या देना चाहिए, सेम फंक्शन। अगर डिफरेंट फंक्शन दे रहा है तब क्या कहलाया जाएगा, आइसो एलील। ठीक है, अगर किसी डिफरेंट पोजीशन पर है और सेम फंक्शन दे रहा है तब क्या कहलाया जाएगा, स्यूडो एलील। यही क्लियर कर दे रहा हूं बस मैं। ठीक है, सर एक बार अगर ये दोबारा बताएगा। लोकस पर है और बता दीजिए, मेरे को वॉइस नहीं आ रही थी।
अगर सेम क्रोमोसोम पर, मेरी बात सुनो बस, सेम क्रोमोसोम जी। पर है, सेम पोजीशन पर है और सेम फंक्शन दे रहा है, तब तो ये क्या है, जी एलील है। जी ठीक है, अगर ये डिफरेंट फंक्शन दे रहा है, सेम पोजीशन पर है, सेम क्रोमोसोम पर है, डिफरेंट फंक्शन दे रहा है, तब ये क्या है, आइसो एलील है। जी सर। हालांकि अब अगर ये डिफरेंट पोजीशन पर है, क्या डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट पे और पोजीशन पर, या सेम तो उसी फंक्शन दे रहा क्रोमोसोम के ऊपर या किसी और क्रोमोसोम के ऊपर, है। जी तब ये क्या है, स्यूडो एलील है। सर फंक्शन सेम देगा पर। हाँ, फंक्शन सेम देगा, बस ठीक है सर, पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्लियर। ठीक है, जी सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं। Since alleles represent a common loci present at the same loci of homologous chromosome set, hence they have similar DNA sequence, thus coding for the same protein, hence performing the same function, thus representing the same gene. Clear? जी सर। Diploid have 2 alleles for a gene, while triplets have 3 and so on. Clear? जी नेक्स्ट है एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ क्या होता है? हाँ, कल मैंने बताया भी था शायद। ये ए या फिर कुछ भी हो सकता है, इनके जोड़े को क्या बोलते हैं हम, एलिलोमॉर्फ। क्या बोलते हैं? पेयर सेट ऑफ एलील क्या कहलाया जाता है, एलिलोमॉर्फ कहलाया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। जी सर। नेक्स्ट आता है सूडो एलील या डुप्लीकेट एलील। They are structurally different allele located at different loci but represent the same function. ठीक है, फंक्शन सेम है, मैंने बताया था ना अभी। जी सर। हाँ, by location and structure pseudo alleles are non allelic but due to performing the common function they are allelic. Pseudo alleles are evolved through the duplication and divergence from a common जी allele. सर। ठीक है, हाँ। जी सर। नेक्स्ट है हमारा क्या, आइसो एलील। आइसो एलील क्या बोल रहा है, they are the alleles present on the same loci and have homologous DNA sequences but forms different protein governing the different function. मैंने बताया ना अभी, डिफरेंट फंक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, आइसो एलील हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंक 4 प्रोटीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जो दो प्रोटीन में डिवाइड होती है, P14 है और P15। सेल साइकिल रेगुलेटर है। ठीक है, हेलो, हाँ सर, नहीं आ जाइए आप, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या कर रही है, सेल डायग्राम में सेम। हाँ जी, तो ये क्या कर रही है, इंक 14 और 16, ये क्या है, सेल साइकिल को क्या करती है। हाँ, इंक 4 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बता मुझे। नहीं सर। नहीं सर। साइकिल पढ़ा है? यस, सेल साइकिल, वैसे सेल साइकिल में ये नहीं पढ़ा है। सेल साइकिल में पढ़ा आप लोगों ने, सेल साइकिल में ये है कैसे नहीं? सर नहीं पढ़ा, ये क्या है? सर ये दो चीजें पढ़ी हैं, P53 और आरबी वाला पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। अच्छा, ये नहीं पढ़ा है। V1 पढ़ा है, V1? हाँ, ये भी नहीं V1 पता। V1 पढ़ा है ना, नाम V1 पढ़ा है। नाम सुना है, सब पढ़ा। V1
तो सेल साइकिल को रेगुलेट करती है इंक प्रोटीन भी, ठीक है। तो सर ये V1 ही है। V1 नहीं है, V1 दूसरी है और इंक 4 दूसरी है, अच्छा ठीक है। ठीक है, V1 अलग है और ये अलग है, क्लियर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, क्लास डिसमिस कर देते हैं, ठीक है, कल आगे बढ़ाएंगे इससे, ओके ठीक है। थैंक यू सर। इतना ध्यान रखो, आइसोएलिन्स जो हैं वो कैसे इवॉल्व होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। ठीक है सर। पॉइंट जी म्यूटेशन से क्या होता है, इनमें जो स्प्लाइसिंग जो होती है जीन्स में, ठीक है, वो क्या होती है, जी सर। अल्टरनेटिव हो सकती है, जी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो सकती है या ट्रांस स्प्लाइसिंग हो सकती है। ट्रांस तो क्या नहीं होगी क्योंकि सेम जीन है, तो क्या होगी, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो जाएगी। ट्रांस में डिफरेंट डिफरेंट एमआरएनए आ जाते हैं, क्लियर। जी सर। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से क्या हो रहा है, एक ही जीन के क्या बन सकते हैं, दो बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं या दो से ज्यादा ही बन सकते हैं, जी जी ठीक जी सर। या आप पढ़ोगे ड्रोसोफिला में ट्राजीन है और एसएक्सएल जीन है, सेक्स लीथल जीन है और डीएसएक्स जीन है, इनकी स्प्लाइसिंग जो होती है ड्रोसोफिला में, ये होती है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, ठीक है। जी सर। ये बाद में पढ़ाऊंगा, चलो अगर टाइम मिलेगा तो, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ठीक सर, क्वेश्चंस डाल दीजिएगा। क्वेश्चन डाल दूंगा मैं आज। सर क्वेश्चंस डाल दीजिएगा जितना हम लोगों ने। हाँ, जी सर, एंड सर थैंक यू सो मच। थैंक यू।